Good evening, everyone. A very warm and heartfelt welcome to Shruta Talk, organized by Shrutadeep Research Foundation. Today, we come together not just to listen, but to reflect on values that have guided humanity for centuries and how they continue to shape our modern world. Let me preface the further proceeding with a request to all of you to keep your mobiles either switched off or on a silent mode. आज के इस सेशन की शुरुआत हम प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर महामंगलकारी ऐसे नवकार मंत्र से करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो सर्वसाहुणं ऐसो पंच नमुकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसि प्रथमं भवति मङ्गलं नमो 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 नमो। May I now request our honored guests and respected trustees to kindly come on stage and be seated on a dais. We request everyone to kindly allow a moment as our honored guests and trustees take their places. I welcome Dr. Rajmalji Jain, Narendra Goidani, Rajenji Bhatia, the President of Shrutadeep Research Foundation, जितेंद्र भाई शाह, श्रुतदीप रिसर्च फाउंडेशन के माननीय सलाहकार, नरेंद्र जी छाजेड़, सेक्रेटरी ऑफ श्रुतदीप रिसर्च फाउंडेशन, and Mr. Kishorji Oswal, treasurer of the Shrutadeep Research Foundation. Thank you. With the dignitaries seated, we now proceed further with the program. Shruta Talk is a platform where ancient wisdom meets contemporary thoughts, where philosophy finds practical expression, and where conversations go beyond boundaries. Shruta Talk एक ऐसा मंच है जहां हम सोचते हैं, समझते हैं और जुड़ते हैं। यहाँ संवाद केवल विषयों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमारी सोच को एक नई दिशा देते हैं और हमें अपनी जड़ों से फिर से जोड़ते हैं। May I now request Shri Rajenji Bhatia, the President of Shrutadeep Research Foundation, to give his welcome address. राजेन जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने व्यापार, समाज सेवा और धार्मिक कार्य इन तीनों क्षेत्रों में अपने कार्यों से विशिष्ट पहचान बनाई है। नेतृत्व, सेवा और संस्कार इन तीनों का सुंदर समन्वय उनके व्यक्तित्व की पहचान है। मिस्टर राजेन जी भाटिया। जय जिनेन्द्र। श्रुतदीप रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आज ये जो श्रुत टॉक का कार्यक्रम रखा गया है, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मंच पर उपस्थित हमारे गेस्ट आदरणीय राजमल जी जैन, आदरणीय नरेंद्र जी गोदानी, हमारे श्रुतदीप रिसर्च फाउंडेशन के सलाहकार मार्गदर्शक आदरणीय जितेंद्र भाई शाह जो अहमदाबाद से आए हैं, श्रुतदीप रिसर्च फाउंडेशन के कार्याध्यक्ष वर्धमान जी जैन, उपाध्यक्ष दीपक भाई शाह, सचिव नरेंद्र जी छाजेड़, कोषाध्यक्ष किशोर जी जैन, रमेश जी गांधी, ललित जी गुंदेशा, अदिति शाह और भी जो छुतबोन से जुड़े हैं वो सारे, और आप सभी पधारे, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। पूना को विद्या नगरी कहा जाता है, संस्कारों की नगरी कहा जाता है, संस्कृति की नगरी कहा जाता है और ज्ञान की नगरी कहा जाता है। ऐसे इस पूना शहर में आज से 15 साल पहले अपने जैन शासन का ज्ञान का एक दीप जला
जिसका नाम पड़ा श्रुतदीप रिसर्च फाउंडेशन। भगवान महावीर स्वामी के वचन शुद्ध रूप से आने वाले समय में हर श्रावक को, हर व्यक्ति को प्राप्त हो, इस उद्देश्यों को लेकर के ये कार्य शुरू हुआ और लगभग पूरे भारत और भारत के बाहर से जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे 1000, 1500, 2000 साल पहले के हैं, वो सारे मैन्युस्क्रिप्ट स्कैन करके लाए गए हैं। उसका लिप्यांतर और शुद्धिकरण, ऐसे 2 कार्य ये श्रुत भवन के माध्यम से हो रहे हैं। आपको कहने में मुझे आनंद होता है कि अभी तक श्रुत भवन में 1 करोड़ से ज़्यादा पेजेस का स्कैन होकर आ गया है। लगभग 56 जितने ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, 200 जितने ग्रंथ अभी तैयार हैं और काफ़ी उपलब्धियां श्रुत भवन के माध्यम से हुई है, जिसके बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि और भी वक्ता जो हैं वो अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखने वाले। आज हम जो सुनने के लिए आए हैं, ये आज हमने प्रथम श्रुत टॉक का कार्यक्रम लिया है। अभी हर 3 महीने में एक श्रुत टॉक का कार्यक्रम लगातार करने की हमारी मंशा है, ताकि हम हर क्षेत्र के वक्ता को यहाँ पर बुलाए और पूना के सभी श्रोताओं के सामने, सभी श्रावकों के सामने जैन शास्त्रों की अलग अलग बातें अलग अलग ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर सके। ये हमारा मानस है और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि श्रुत भवन का अंतिम उद्देश्य ये है कि महावीर स्वामी भगवान ने जो अपनी अंतिम देशना में जो बातें कही थी, वो बातें शुद्ध रूप से कंप्यूटर के एक क्लिक में आपको जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में मिले, यहाँ तक का हमारा काम करने का उद्देश्य है। तो मैं आज सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं और मैं सभी आज जो हमारे श्रोता यहाँ पर आए हुए हैं, इनका परिचय तो आपको मिलेगा ही, लेकिन बहुत ही माने अभूतपूर्व ऐसी जानकारी आपके माध्यम से आपको हमको सबको सुनने मिलने वाली है। फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। Thank you Rajan ji for the warm welcome. Now I request the Secretary of Shrutadeep Research Foundation, Shri Naren ji Chhajed, to kindly felicitate our honored guest, Dr. Rajmal ji Jain, by presenting a token of gratitude. I request the treasurer of our Shrutadeep Research Foundation, Kishore ji Oswal, कि वो नरेंद्र जी गोडानी का भी स्वागत करें। यस, वर्धमान जी जैन और ललित जी गुंदेजा, आप रमेश भाई गांधी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Kishore ji Oswal, now I request to kindly felicitate our guest, Mr. Narendra Goidani. Thank you so much. We now proceed with the next segment of today's program. आज अभी आप सभी शुद्ध भवन के कार्य की एक
आज आप सभी श्रुत भवन के कार्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्थात लोक प्रकाश इस ग्रंथ के लोकार्पण के साक्षी बनने जा रहे हैं। फर्स्ट लेट अस वॉच अ शॉर्ट क्लिप ऑन लोक प्रकाश। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है? एटम से लेकर आकाश तक सब कुछ एक ही सिस्टम में कैसे बंधा है, जो जैनिज्म के गूगल या एनसाइक्लोपीडिया के बराबर है। प्रेजेंटिंग लोक प्रकाश। उपाध्याय विनय विजय जी द्वारा इस 20,000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समेट लिया गया है। चाहे वो द्रव्य हो, क्षेत्र हो, काल हो या भाव हो, ये ग्रंथ सिर्फ धर्म नहीं बल्कि साइंस, मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी का एक अनमोल संगम है। माउंट मेरू की ऊंचाई से लेकर सूर्य और चंद्र की मूवमेंट तक और 5,000 श्लोक प्रमाण से भी अधिक आगम प्रमाण के साइटेशंस के साथ इसकी ऑथेंटिसिटी बेमिसाल है। और अब इसी ज्ञान के भंडार को एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए जैन दर्शन की इस इनक्रेडिबल जर्नी का हिस्सा बनने के लिए। लोक प्रकाश, ज्ञान का वह प्रकाश जो सदियों से राह दिखा रहा है। संपादक पूज्य मुनिराज वैराग्य रति विजय जी महाराज। प्रकाशक श्रुतदीप रिसर्च फाउंडेशन, पुणे। आज हम सभी के लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच एक ऐसे विद्वान व्यक्तित्व उपस्थित है जिनका चिंतन, लेखन और शोध समाज को सही दिशा देने का कार्य करता है। ज्ञान, मूल्यों और शोध के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत प्रेरणादायक रहा है। मंच पर उपस्थित हमारे माननीय सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र भाई शाह से मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे इस ग्रंथ की महत्ता पर संक्षेप में प्रकाश डालें। तत्पूर्वी मैं इस लोक प्रकाश ग्रंथ का जिन्होंने लाभ लिया है, 5,500 पेज का ये लोक प्रकाश 16 भागों में जो है, वो नलिन भाई दलाल आज यहाँ पर उपस्थित है। मैं प्रार्थना करूँगा उनसे कि नलिन भाई आप कृपया स्टेज पे पधारें। थैंक यू। प्रणाम। आज शनिवार के शाम पुणे की पावन भूमि पर, जो दक्षिण भारत का काशी कहलाता है, उस धरती पर हम सब लोग एक ऐतिहासिक कार्य के साक्षी बनने जा रहे हैं। मंच पर विराजमान आज के 2 विद्वान वक्ता, जैन धर्म में कहा गया है कि इस आकाश में 2 सूर्य और 2 चंद्र हैं। आज हमारे बीच 2 सूर्य हैं। यहाँ इस मंच पर मैं स्वागत करता हूँ। हमारे श्रुतदीप फाउंडेशन के सक्रिय जो हमारे व्यवस्थापक हैं, ट्रस्टीगण हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, और प्रबुद्ध श्रोतागण। यहाँ में जिस ग्रंथ की बहुत संक्षिप्त में व्याख्या की गई, प्रस्तुतिकरण किया गया, उसके विषय में थोड़ी सी बात करूँगा। बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि हमें राजमल जैन और नरेंद्र गोइदानी से उनकी बातें सुनना है, समझना है। आज से करीब 300 साल पहले गुजरात की धरती पर एक ऐसा जैन मुनि का उदय हुआ जो पढ़ने के लिए वाराणसी गए थे। उस जमाने में, जिस जमाने में पैदल यात्रा करना और बीच में दुर्गम जंगल और भीषण अनेक प्रकार की तकलीफ़ों को सहते हुए बनारस पहुँचे और बनारस में रह कर के उन्होंने अभ्यास किया। वो मुनिराज, 2 मुनिराज थे, मुनिराज श्री यशो विजय जी और मुनिराज श्री विनय विजय जी। अभ्यास संपन्न होने के बाद गुजरात वापस लौटे और दोनों मुनिराजों ने अपनी कलम से अद्भुत शास्त्रों की रचना की।
उपाध्याय यशोविजय जी ने दर्शन शास्त्र के ग्रंथों की रचना की और साहित्य के ग्रंथों की रचना की, लेकिन विनय विजय जी महाराज एक ऐसे महाराज हुए कि जिन्होंने जैन धर्म के जितने भी प्रसंग उत्सव महोत्सव के आते हैं उस समय आराधना किस तरह से करनी चाहिए उनके ग्रंथ रचे। जैसे पुण्य प्रकाश का स्तवन, कल्पसूत्र की सुबोधिका टीका, ओली के वक्त मतलब आइम्बिल की ओली के वक्त श्रीपाल राजा का रास पढ़ा जाता है, वो श्रीपाल राजा का रास भी उपाध्याय विनय विजय जी ने रचा। उनको लगा कि हम एक ऐसे ग्रंथ की रचना करें जिसमें समग्र जैन शास्त्रों का सार आ जाए, तो उन्होंने लोक प्रकाश मतलब लोक में जो भी विद्या है उनको प्रकाशित करने वाला ग्रंथ, आपने अभी सुना कि 20,000 श्लोक प्रमाण ये ग्रंथ है, मतलब 20,000 श्लोक में रचा गया यह ग्रंथ है। और इस ग्रंथ को आप जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आज से 300 साल पहले एनसाइक्लोपीडिक ग्रंथ की रचना करने का जो विचार जब इंग्लैंड में या विदेशों में यूरोप में एनसाइक्लोपीडिया का विचार भी उद्भव नहीं हुआ था, तब उन्होंने ये एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जिसमें विश्व के सभी पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ग्रंथ रचा, जिसमें काल के बारे में, समय के बारे में कहा गया है, जिसमें द्रव्य के बारे में, मैटर के बारे में कहा गया है, जिसमें क्षेत्र मतलब भूगोल की बातें कही गई है, और जिसमें भावों की बात मतलब अपने मन में जो भाव उत्पन्न होते उनका क्या प्रभाव मनुष्य जीवन पर और पृथ्वी पर अन्य जीवों पर पड़ता है उसकी मतलब द्रव्य लोक प्रकाश, क्षेत्र लोक प्रकाश, भाव लोक प्रकाश, इस प्रकार से 5 बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की। वो ग्रंथ अभी सुलभ नहीं है, उनकी मतलब हमें सरलता से प्राप्ति हो सके, इसलिए मुनिराज श्री वैराग्यरति महाराज ने उनका पुनः संपादन किया, संस्कृत भाषा में उसकी छाया लिखी और गुजराती में अनुवाद किया। कुल मिलाकर के 16 भागों में इसका प्रकाशन हुआ है। एक ऐतिहासिक कार्य है। आज जब भारत देश में हर जगह पर भारतीय ज्ञान परंपरा की बात चलती है कि भारत की ज्ञान परंपरा क्या थी, भारत में कौन कौन सी विद्याओं का उदय हुआ था, एक वो बात चल रही है। और दूसरी जो भारत में अभी बहुत सक्रिय रूप से बात चल रही है वो है ज्ञान भारतम, कि भारत के अंदर जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स है, पांडुलिपियाँ हैं, उसका संकलन किया जाए, उसका डिजिटाइजेशन किया जाए, उसका सूचीकरण किया जाए। उसके लिए ये एक आदर्श ग्रंथ है लोक प्रकाश। तो इस लोक प्रकाश जैन धर्म में जैन मुनि ने लिखा है, उसमें सब कुछ है। ऐसे ग्रंथ का आज प्रकाशन हुआ है, हो रहा है, विमोचन होगा। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आज एक ऐतिहासिक कार्य के आप साक्षी बनोगे और पुणे की पावन धरती पर एक ऐतिहासिक कार्य का निर्माण होने जा रहा है। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो लोक प्रकाश के इस लोकार्पण की प्रक्रिया हेतु मैं सम्मानीय ट्रस्टी एवं सलाहकार समिति और जो शुद्ध भवन से जुड़े हुए श्री रमेश जी गांधी और ललित जी गुंदेजा, आपको सभी को मंच पे भी आमंत्रित करती हूँ। इस ग्रंथ के जो मुख्य लाभार्थी हैं श्री आदरणीय ललिन भाई दलाल, इनका हम स्वागत करते हैं। श्री किरण जी संघवी, आप भी कृपया मंच पे पधारें।
वन्दे शासनं वन्दे शासनं विश्व माझे श्रेष्ठ जे सर्व धर्म मातुल्य छे Thank you everyone on the stage. I request everyone on stage to please step down and take your seats. And now let's go to the heart of the session. It is my honor to introduce our distinguished scientist whose contributions span both advanced space research and philosophical scholarship. Born on 14 January 1952, Professor Rajmalji Jain is a distinguished space scientist associated with the Physical Research Laboratory under the Department of Space. He has made great contributions to solar and planetary physics and played a key role in the development of Udaipur Solar Observatory. He has contributed to major national space missions including Chandrayaan, Mars Orbital Mission and Aditya L1. With over 120 international research publications and more than 500 lectures delivered worldwide, he has represented India on a global scientific platform. What truly sets him apart is his unique integration of science and Jain philosophy. Alongside his scientific work, he has authored nearly 50 research papers on Jain studies and actively promotes the science of ahimsa, including conducting international academic courses on non-violence at Florida International University. A recipient of numerous national and international honors, Professor Jain continues to inspire as a scientist, scholar, educationist, and social reformer. Today, he will speak on ahimsa, a scientific perspective, offering insights into how the timeless principle of non-violence aligns with the modern scientific thinking and ethical responsibility. Please join me in welcoming Dr. Rajmalji Jain with a warm round of applause and gather ourselves to listen with open mind, reflect with sincerity, and take back ideas that we can actually apply in our daily lives. Dr. Rajmalji Jain. बोले देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। सर्वप्रथम आप सबको सादर जय जिनेंद्र के साथ मैं श्रुत भवन के सभी ट्रस्टीगण, विशेष करके श्री राजेंद्र जी भाटिया साहब को, छाजेड़ जी को, वर्धमान जी को आप आभार प्रदर्शित करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित करके एक अपॉर्चुनिटी दी है। और वो भी अपॉर्चुनिटी उस दिन दी है कि आज आप सबको पता होगा आज 28 फरवरी है और 28 फरवरी भारत के अंदर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में, नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन ही प्रोफेसर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि भाटिया जी ने आज का दिन चुना है इसके लिए कि मैं उस विज्ञान दिवस पे अहिंसा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे बात करूं यहाँ पूना के अंदर। और आप सबको मैं अपना हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं साथ में इससे पहले कि मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं, मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्षों से मैं जो खोज कर रहा था श्रमण संस्कृति की पूरे विश्व भर के अंदर, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में श्रमण संस्कृति जब भगवान ऋषभ देव ने प्रारंभ की थी तो उसकी धरोहर, उसके एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या हैं, उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी। और मैं ये पुस्तक
आप सबके साथ ये बात खुशी से, प्रसन्नता से कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष उसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया है और 20, 21, 22 मार्च को द्रोणगिरी मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के अंदर जो है हमारा तीर्थ स्थान कहते हैं कि लघु संबेश शिखर जी है, वहाँ पर 21 मार्च को वहाँ से जो संयुक्त राष्ट्र संगठन से जो टीम आएगी और उस दिन उसको देने का जो है गोल्ड मेडल देने का और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने का निर्णय लिया है। मैं इस पुस्तक की इसलिए कॉपी यहाँ पर मैं श्रुत भवन के जो मुख्य ट्रस्टी हैं, अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्री राजेंद्र जी भाटिया साहब को आमंत्रित करता हूँ और मैं उनको भेंट करना चाहता हूँ। साथ में ही वर्धमान जी को भी आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप दोनों पधारें और शीघ्रता से, ताकि मैं आपको भेंट कर सकूँ और ये संदेश दे सकूँ कि हमारी श्रमण संस्कृति कोई नई नहीं है, हजारों लाखों वर्ष पुरानी श्रमण संस्कृति है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ हकीकत में कि वास्तव में आज के जो पूरे विश्व के अंदर जो वातावरण चल रहा है वो किसका वातावरण चल रहा है? आप सभी यही कहेंगे कि हाँ, पूरे विश्व में पार्टिकुलरली इस सदी के प्रारंभ से ही या तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है बहुत सारे संक्रमण रोगों की मारधाड़ मची हुई है। जो पेंडेमिक आए, चाहे वो स्वाइन फ्लू आया हो, चिकनगुनिया आया हो, और धीरे धीरे उस समय जो पूरा का पूरा भौतिक जो युग है, भौतिक संसार है, उसको बीच बीच में आ करके अध्यात्म की तरफ मोड़ा जरूर है। लेकिन धन्यवाद तो हमको कोरोना को देना चाहिए, जिसने 5 लाख या 50 लाख से ऊपर मार तो दिए, लेकिन एक बार पूरे विश्व को उस छोटे से वायरस ने, एक माइक्रोब्स ने, सूक्ष्म जीव ने बता दिया कि उसकी महत्वता कितनी है। और उस सूक्ष्म जीव ने बताया कि केवल ये भौतिक संसार ही सब कुछ नहीं है, बल्कि आध्यात्म बहुत कुछ है। और जब ये बात हम अहमदाबाद में बैठ करके कुछ जो है विद्वान चर्चा कर रहे थे, तो एक बात ज़रूर सामने आई कि इसका अर्थ ये कि भगवान महावीर ने जब भी अपने केवल ज्ञान के अंदर उस चीज़ को सुना नहीं है या उन्होंने ध्यान नहीं, बल्कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपनी आँखों से या अपने मन से देखा है। उसमें जो कुछ हो रहा था उसको अपनी देशना में, अपने समोशरण में कहा था। इट मीन्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सजेस्ट्स that every word and every letter is important, it is true। और आज मैं आपके सामने कुछ बातें, हकीकतें ऐसी लेके आया हूँ कि जो श्रुत भवन करना चाहता है, क्यों करना चाहता है। उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ हैं, लेकिन उन ग्रंथों में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो गूढ़ रहस्य हम आज भी नहीं जानते हैं। और उन गूढ़ रहस्य को, वो इन डेप्थ नॉलेज को अगर हमने उजागर नहीं किया और आने वाली पीढ़ी को नहीं दिया, तो शायद वो ऐसे के ऐसे पूरी धरोहर जो है श्रुत की, वो जितने ग्रंथ हैं उनमें जो भी भाषा में लिखे हुए वो ऐसे के ऐसे रह जाएगी। इसलिए इस समय तो मैं ये विशेष करके कहना चाहता हूँ कि श्रुत भवन का जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके साथ में तन, मन और धन से हम सबको लगना पड़ेगा। और ये गूढ़ रहस्य जो प्राकृत में लिखे हैं, चाहे वो संस्कृत में लिखे हों, लेकिन मैं आपको आज ये भी कहना चाहता हूँ कि वो हर एक शब्द उसके अंदर जो है वो विज्ञान से ओतप्रोत है, वो कोई बाहर नहीं है। वो भगवान ने जब ऋषभदेव ने जब इस धर्म को शुरू किया था, तो धर्म के नाम की कोई परिभाषा भी नहीं थी। उन्होंने तो यही कहा था कि मैं प्रकृति के नियमों को स्थापित कर रहा हूँ, और उसके आधार पे जब भोग भूमि से जब कर्म भूमि की ओर टर्न अप कर रहे थे, तो कोई धर्म नाम की बात नहीं थी। उन्होंने तो जो कहा था वो यही प्रकृति के नियमों के ऊपर आधार पर चले थे। और वहीं से जो है हमारा पूरा बाद में बदल करके श्रमण संस्कृति आए। पहले हम निगंड थे,
निर्ग्रंथ थे, निर्ग्रंथ से श्रमण आए, आज फिर हम जैन धर्म में आए। भगवान ऋषभ देव ने कभी अहिंसा की बात नहीं कही थी, उन्होंने तो कुछ और बात कही थी, उन्होंने करुणा की बात कही थी, उन्होंने जो है पूरा का पूरा जीवन है वो सौहार्दपूर्ण बात कही थी, एक दूसरे को मदद करने की बात कही थी। और आज हम उन सब चीज़ों को तो भुला करके, उन सब चीज़ों को भुला करके, भगवान महावीर के संदेशों को भुला करके आज हम केवल लोभ लालच में और एक दूसरे के प्रतिघात में पड़े हुए हैं। हम हत्या और जो है इतने कषाय में पड़े हुए हैं कि चैलेंज ही चैलेंज पूरे विश्व के अंदर हो गए हैं। इफ़ यू वांट टू आस्क मी, कैन आई हैव नेक्स्ट स्लाइड, तो क्या चैलेंजेस हैं इस दुनिया के अंदर, तो आप देखें कि सबसे पहले मेरे खुद के अपने जीवन में मैं देखता आ रहा हूँ और आप सभी महसूस करते होंगे कि प्राकृतिक जो घटनाएं आपदाएं हो रही हैं, नेचुरल डिसास्टर्स हैं, द नंबर ऑफ नेचुरल डिसास्टर्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन क्या ये सच है कि जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, व्हाट इज़ द एविडेंस ऑफ दैट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ द नेचुरल डिसास्टर? देयर इज़ ए सोशल जो है वो डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है, और पूरी की पूरी जो है इक्वेनिमिटी है, वो भगवान ने तो कहा था, इक्वेनिमिटी की बात कही थी उन्होंने, भगवान महावीर ने, उसके लिए ही अपना पूरा जीवन लगा दिया। लेकिन आज हम कितनी ही डिस्पैरिटी दिख रहे हैं, और उसकी वजह से गरीबी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है। आप देखिए कि दूसरी ओर हम एक और नई समस्या से खड़े, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमको बहुत सारे फायदे दे रही है। यस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत लाभ दिए, लेकिन जब लाभ जो है वो लोभ में बदल जाए तो फिर अतिशय जो है हालत ख़राब होने लग जाते हैं। और यही हुआ कि लोग लालची होते चले गए, और उसकी वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में आ गए, जीवों की हत्या करते चले गए। मैं आज आपके सामने बताना चाहूँगा कि हमने क्या से क्या इस प्रकृति को बना दिया। कहाँ तो भगवान ऋषभ देव ने जो है प्रकृति के नियमों की पालना की बात की थी, और आज हम जो है वो वहाँ से एकदम से प्रकृति को रौंदने का काम कर रहे हैं। लेट मी हैव ए नेक्स्ट स्लाइड। आप देखेंगे कि मैं, कैन यू हियर मी? ओके, सो ये जितने मैंने यहाँ पर कहा है उन सब का टोटल करें तो आप देखें कि अभी लगभग पिछले हम 100 साल का ही लगभग हिसाब लगाएं, उन 100 साल के अंदर बस लगभग 1960-70 तक लगभग सब सही चल रहा था। अचानक ऐसा क्या हो गया कि नेचुरल डिसास्टर्स की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है, एंड इट इज़ एक्सपोनेंशियल राइज। ऐसा भी नहीं कि बीच में पूरा का पूरा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और वो भी अर्थक्वेक जो मैं कह रहा हूँ वो तो बड़े वाले अर्थक्वेक्स जो रिएक्टर स्केल पे 5 से ज़्यादा हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हानि होती है, बहुत ज़्यादा फ्लड्स की बात कर रहा हूँ। तो आखिर ये क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन पूरी दुनिया के सामने, आखिर हुआ तो हुआ क्यों? ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने 1960, 70, 80 के दशक से कि अब सब संख्या। नेक्स्ट स्लाइड। जब भगवान ही खुद अपने आप को फ्लड्स के आगे नहीं बचा पा रहे हैं, अरे हमारी औकात ही क्या है, हम क्या बचाएंगे अपने आप को? आप सबको याद दिलाना चाहता हूं मैं अपने ही देश के अंदर 2013 की घटना, जिसको तो हम देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड के अंदर, लेकिन उत्तराखंड के अंदर ऐसे भीषण बाढ़ आई और 3 घटनाएं, 3 इवेंट्स एट ए टाइम एक साथ से हुई। नीचे से अर्थक्वेक आया, ऊपर से डैम टूट गया, और ऊपर से जो है क्लाउड बर्स्ट भी हो गया। तीनों घटनाएं एक साथ। भगवान ने ऐसा क्या क्रोध अपना दिखाया कि वहाँ पर 25,000 लोग तो मर गए, कितने हजार लोग कहते हैं कि इतने लोग मिले ही नहीं है, आज तक नहीं मिले। और मुझे दुर्भाग्य से हमारे इसरो का ही एक बहुत बड़ा इंजीनियर, उसकी वाइफ और उसका बड़े भाई का लड़का यानी भतीजा, वो भी इसके अंदर बाढ़ के अंदर डूब गए। आज तक उनकी लाशों का नहीं मिलना हुआ है। और भगवान स्वयं ही, जैसे मैंने कहा कि खतरे के अंदर आ जाते हैं, तो हम क्या कर पाएंगे आखिर? लेकिन हो क्यों रहा है? क्यों अचानक ऐसी तीव्रता वाले फ्लड्स आ रहे हैं? अभी तो महाराष्ट्र जो सांगली और कोल्हापुर की घटना को भूला भी नहीं है, और फिर से नई जो है भविष्यवाणी हो रही है कि फिर से बड़े बड़े फ्लड्स आने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आप देखिए कि तीसरा बड़ा क्वेश्चन है कि पूरे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरा का पूरा एयर का टेम्परेचर बढ़ता रहा, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आखिर ऐसा क्या कर दिया कि अचानक जो है 1970-1980 के बाद से टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है? दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज ए ग्लोबल वार्मिंग। क्यों बढ़ता जा रहा है? यानी कुछ न कुछ तो कारण होंगे। लेट अस एक्सप्लोर द रीजंस, कॉज। नेक्स्ट स्लाइड। लोगों ने ये कहा कि शायद
ये वीडियो है बेटा, थोड़ा शुरू करो। शायद सूर्य की इमेज है, मेरा अपना सैटेलाइट सही है। सूर्य में जो विस्फोट होते हैं उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही होगी, और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से फ्लड्स आ रहे होंगे। ये सन के ऊपर सन स्पॉट्स है, इनका नंबर चेंज होता रहता है। आप देखिए विस्फोट, एक विस्फोट लाखों पृथ्वियों के बराबर का विस्फोट होता है, लाखों पृथ्वियों के बराबर का। लेकिन जब इस पर रिसर्च पिछले 200 सालों के आंकड़ों से जब की गई तो पता लगा कि यहाँ तो हर 11 साल के बाद उस पर तो सन स्पॉट का नंबर, उस पर एक्सप्लोजन चेंज होते ही रहते हैं। वो तो वैसे भी क्लाइमेट चेंज करता रहता है, बट इट इज़ ए रेगुलर पैटर्न। इस तरह का सडनली जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें बैक, यस, तो लोगों ने कहा कि शायद पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बढ़ रही है। मैं मानता हूँ, आई फुल्ली एग्री कि पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे विश्व की बढ़ती जा रही है, और 1970-80 के दशक के बाद से तो बहुत बड़ा विस्फोट हो गया पिछले लगभग 200 साल के अंदर। नहीं, क्यों कर रहे हैं आप? डोंट, प्लीज डोंट। आप देखिए कि धीरे धीरे जनसंख्या में विस्फोट, लेकिन चाइना और इंडिया, अफ्रीका ने तो बिल्कुल एकदम से विस्फोट हो गया। तो इसकी वजह से ये फूड की जो प्रॉब्लम आई अनाज की, तो फूड ग्रेन जो है, जो पहले हम नॉर्मल क्रॉपिंग करते थे एग्रीकल्चर, इसके बाद हमने धीरे धीरे जो है दूसरी टेक्निक दी, साल में मतलब 1 बार 2 बार की बजाय 4-4 बार करना शुरू किया। उसके बाद हमने फर्टिलाइज़र्स वगैरह शुरू किए, और उसकी वजह से लेकिन जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। वेदर बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है क्या? उसकी वजह से जो है फ्लड्स आ रहे हैं, या उसकी वजह से जो है अर्थक्वेक्स आ रहे हैं? ये प्रश्न जानते हुए लोग इसका मर्म जानते हैं, रूट कॉज जानते हैं, लेकिन कोई देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इसको सुनना नहीं चाहता। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। आप देखिए कि ये भी कहा गया कि सब जीडीपी जो है वो बढ़ रहा है, और जीडीपी बढ़ रहा है यानी परिग्रह बढ़ रहा है, लेकिन वो तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से जीडीपी को तो बढ़ना ही पड़ेगा। बट ये भी एक रीज़न हो सकता है, मेरे जिनत्व की परिभाषा अगर जैन धर्म की मानूं तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ, परिग्रह की वजह से भी जो है कुछ न कुछ तो इस पूरी धरती के ऊपर तांडव नृत्य हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन आप देखिए कि सबसे बड़ी बात, इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ 1970 से अभी 50 साल के अंदर जो जीवों की संख्या है, जिसके अंदर जो हम जंगल में कहते हैं कि बर्ड्स रहते हैं, वो टाइगर्स, एलिफेंट्स एक्सेट्रा, जिसको हम लोग नापते हैं प्लानेटरी इंडेक्स के रूप में, 1970 के आंकड़े को संयुक्त राष्ट्र संगठन ने कहा कि हम इसको 100% मान लेते हैं। तो अभी क्या हो गया, वो 100% अभी 20%, 25% पे आ गया। अरे लोगों ने तो साहब बर्ड्स तो मार दिए, ऐसे ऐसे जीव मार दिए हैं पिछले 100 साल के अंदर। तो जीव तो मार दिए, उनके अंडे भी मार दिए, उनको भी खा गए यूरोप के लोग। तो अब आज की तारीख में 1500 से अधिक ऐसी प्रजातियां, स्पीसीज हैं, वो अब देखने ही नहीं मिलेंगी, बिकॉज दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट, खत्म हो चुकी है। इसके पीछे क्या रीज़न था? भगवान ने तो मेरे प्रभु ने कहा था कि परस्परो उपग्रहो जीवाणाम, ये सभी जीव जो हैं वो तो एक दूसरे की मदद के लिए होते हैं, उसको मारने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। अगर जिस दिन ये तत्वार सूत्र के अंदर अगर आप चैप्टर 5 में पढ़ें तो ये सूत्र है परस्परो उपग्रहो जीवाणाम, और ये कहा कि अगर हमने जीवों को मारा तो अपना यहाँ का, संसार का, धरती का बैलेंस खत्म हो जाएगा। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी लॉस। और बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है तो साइंस कहती है कि क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो फ्लड्स आएंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो अर्थक्वेक्स आएंगे। यानी कहने का कुल कि कहीं न कहीं तो हमने जीवों की हत्या को ही जो है भुला दिया, और जीवों की हत्या को अगर हम मानते तो आज इस नौबत तक नहीं आते। नेक्स्ट स्लाइड में ये बताना चाहता हूँ कि भगवान ने हमें तो बात कही थी, भगवान ऋषभ देव ने, कि जो है लॉज ऑफ नेचर के ऊपर, उसकी वजह से उन्होंने 2 बातें कही थी।
कि पूरे ब्रह्मांड जो है वो दो चीज़ों से बना हुआ है, एक जीव और एक अजीव। और जीव पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में यानी वह विद्यमान है, इट इज़ एवरीवेयर। और हमारे खुद धरती के लिए, मैं ज़्यादा यहाँ समय नहीं लूँगा, स्वयं धरती के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भगवान ने कहा था कि आपको कॉस्मोस्फेयर, आकाश जो है उसकी सुरक्षा करनी ज़रूरी है, आपको सूर्य यानी हीलियोस्फेयर की सुरक्षा करनी ज़रूरी है। ये सब एक इंद्रिय जीव में माने हुए हैं, पृथ्वी, जल, वायु और वनस्पति। और वो कहा था कि वनस्पति तो सबसे महत्वपूर्ण है, जीव जो है वो महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप एक दूसरे का बैलेंस हटाएंगे तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और इन सब को सुरक्षा के लिए भगवान ने कई तरह के जो है हथियार भी दिए हैं हमें कहा कि आपको अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, आपको अपरिग्रह का पालन करना पड़ेगा। और इन सब को समझने के लिए अनेकांतवाद, स्यादवाद, हमें कई सारे जो ग्रंथ दिए हैं, भगवान ने कर्मवाद का, नियतिवाद का दिया है। और प्राण और पर्याप्ति का कभी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे तो प्राण और पर्याप्ति कितना महत्वपूर्ण है वो बात करेंगे। लेकिन ये सब बातें भगवान ने, महावीर ने तो अपने देशना में, अपने संदेशों में बात अच्छी तरह से सब एक एक चीज़ के ऊपर जो है कही, और यही हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। मैं जब इस बात को ले करके अपन देखें, नेक्स्ट स्लाइड, तो आप देखिए कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं। लेकिन हम अहिंसा को समझ रहे हैं? आर वी रियली अंडरस्टैंडिंग द एट्रीब्यूट्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ अहिंसा? यत् खलु कषाय, देखिए आप, यत् खलु कषाय योगात्या प्राणानाम द्रव्य भाव रूपाणाम व्यय परोपराणाम करणम सुनिश्चिता भवती सा हिंसा। मीन्स आप किसी भी तरह से, विशेष करके दो तरह की हिंसा होती है, एक द्रव्य हिंसा होती है, एक भाव हिंसा होती है। आज की तारीख में द्रव्य हिंसा तो बहुत हो रही है, लेकिन हम लोग भाव हिंसा ज़्यादा करते हैं। और ये दोनों तरह की हिंसा, चाहे वो हम शरीर से करें, मन से करें, वचन से करें, काया से करें, और यहाँ तक कि हम पांचों इंद्रिय एंड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम करें, तो भी वो सब हिंसा ही हिंसा होती है। जबकि अहिंसा पे डॉक्टर जितेंद्र शाह ने एक बार क्षमा के ऊपर तो पूरी कॉन्फ्रेंस की थी, फॉरगिवनेस के ऊपर, और मैंने उसमें बताया था क्षमा इज़ द सेंट्रॉइड केंद्र बिंदु है अहिंसा का। अगर ट्रुथ और इस सेंट्रॉइड नहीं हो तो फिर अहिंसा हो भी नहीं सकती है। तो ये अहिंसा की भावनाएं जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। और हिंसा के अंदर आपके जितने कषाय हैं उसकी वजह से अलग अलग तरह की हिंसाएं हम लोग करते रहते हैं। भगवान ने जो कहा था, ऋषभदेव भगवान ने, वो सार्वभौमिक प्रेम से बात शुरू हुई थी, करुणा से बात हुई थी, क्योंकि उस समय भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर जाना आवश्यक था। उस समय ये शब्द नहीं थे। नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन ऐसा नहीं कि अहिंसा की बात कोई हम लोगों ने शुरू की है, ऐसा नहीं कि अहिंसा की बात केवल भगवान महावीर ने कही हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान महावीर ने अहिंसा की बात पहली बार कही हो। अहिंसा की बात तो आज से 5,500 वर्षों से चली आ रही है। 5,000 महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय भी अहिंसा की बातें बहुत चल रही थी। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अहिंसा की पालना कभी किसी समय हुई है? अरे अकेली एक द्रौपदी अहिंसा की पालना पे आ जाती तो महाभारत का युद्ध रुक जाता, 120 करोड़ लोग नहीं मरते। अकेली एक औरत 120 करोड़ लोगों को बचा सकती थी, लेकिन उसके अभिमान, उसकी सुंदरता और उसके घमंड ने पूरा जो है महाभारत करा दी। आप देखिए कि कितनी बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन ये महाभारत के होने के पश्चात महाप्रस्थानिका अनुशासन पर्व जो लिखे गए, 18 पर्व लिखे गए थे, 18 ग्रंथ लिखे गए। मैं 2 की बात कर रहा हूँ। अहिंसा परमो धर्मस्य अहिंसा परमो दम, कितनी बड़ी बात कही है। अहिंसा परमो दानम, दान इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। अहिंसा परमम तप, अहिंसा परम यज्ञस्य, अहिंसा परमम बलम, अहिंसा परमम मित्रम, अहिंसा परमम सुखम, अहिंसा परमम सत्यम, अहिंसा परमम शरुत्तम। शरुत्तम मीन्स टीचर। अहिंसा से बढ़कर के कोई गुरु नहीं हो सकता है, अहिंसा से बढ़कर कोई गुरु आपका मित्र नहीं हो सकता है। दीज आर द फैक्ट्स। और यही अगर आज की तारीख में सारा विश्व अब अपनाना शुरू करे तो ही शांति, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आ सकती है।
बाकी आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसी को ही भगवान महावीर ने इस अहिंसा की सारे इन जितने एट्रीब्यूट्स हैं उनको 2 चीज़ों में कहा था, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन परस्पर उपग्रहो जीवाणाम। नेक्स्ट स्लाइड बेटा। सो जब इस बात को लेकर मैं संयुक्त राष्ट्र संगठन जेनेवा में जब गया और वहाँ के सेक्रेटरी से बात की कि सर आप देखिए कि नॉन वायलेंस इज़ वेरी ग्रेट थिंग, एक ऑर्नामेंट है, जब तक आप इसको पूरे विश्व में अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाइड नॉन वायलेंस नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने मेरे से क्या कहा मालूम है? कि आप किस अहिंसा की बात कर रहे हैं, किस अहिंसा की बात कर रहे हैं? यहाँ तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संगठन की जनरल सेक्रेटरी वहाँ का कहता है जेनेवा में कि प्रतिदिन पर डे 15 करोड़ मुर्गियाँ जो हैं चिकन्स, वो ऐसे ही पेट के खातिर, इस पेट के खातिर मार दी जाती है। आप देखिए 400 करोड़ जो है मछलियाँ मार दी जाती हैं, 20 करोड़ जो है पंचेंद्रीय जीव अपन जिसको कहते हैं बकरे, गाय, भैंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनको मार दिया था किसके खातिर? दुनिया में पेट के खातिर। 98% पीपुल एज ऑन टुडे इवन आर नॉन वेजिटेरियन पीपुल, और ये बात स्वीकार नहीं करना चाहते। और इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं या समेशन करूं ओवर द ईयर पर एनम, तो ये मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ, ये जो कहते हैं ना 8000 करोड़ जानवर और कितने ही जो है लाखों करोड़ों एक्वेटिक यानी जल के जो जीव मार दिए जाते हैं। और जब उनसे कहा तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा मेरी बात को अंडरलाइन करिएगा, उन्होंने क्या कहा? हेल्थ, अरे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिशन है, प्रोटीन्स है, मेरी बात को अंडरलाइन करिएगा, जरा जरूर सुनिएगा। मैंने कहा अच्छा, और आपके देश में ही बलि चढ़ाई जाती है। मैंने कहा बलि कितनी चढ़ाई जाती है और खाए कितने जाते हैं? लेकिन आपने जो कहा कि स्वास्थ्य की बात है, तो मैं आपको स्वास्थ्य की बात बता। नेक्स्ट स्लाइड। जब कोरोना आया था, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, डेटा हमने खुद संयुक्त राष्ट्र संगठन से ही लिया था। एक्स एक्सिस पे जो आंकड़े हैं वो 120 देशों के आंकड़े हैं, और पर कैपिटा पर ईयर कितना मीट खाया जाता है, वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो कोरोना की वजह से कितनी डेथ लोगों की हुई उसी देश के अंदर। आप देखें जो ग्रीन है जितने पॉइंट्स हैं वो 30 किलो प्रति व्यक्ति पर कैपिटा पर एनम से कम खाने वाले हैं। रेड वाले जो पॉइंट्स हैं वो 30 केजी से ऊपर खाने वाले लोग हैं। अब मरने वालों की संख्या आप दे सकते हैं कि जो यहाँ पर है उससे 1000 गुना ज़्यादा लोग। जब मैंने ये पेपर बताया तब उसकी आंखें खुली कि आप तो अभी हेल्थ की बात कर रही थी मैडम, अभी क्या हुआ बोलिए? कहाँ गया वो मेटाबॉलिज्म, कहाँ गया वो प्रोटीन्स, कहाँ गया वो न्यूट्रिशंस फूड जो नॉन वेज से मिलता है? ये एक बात है। मैंने दूसरी बात में रुका नहीं था, मैं लेके गया था अपनी पूरी तैयारी के साथ में बात बताने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये लगभग पिछले 60 सालों से 1960 से समझ लीजिए 61 से 2024-22 तक का आंकड़ा है। ये वाई एक्सिस आप देखिए अलग अलग कंटिनेंट्स में अलग अलग कलर हैं, जैसे कि यूरोप है, एशिया है, नॉर्थ अमेरिका एक्सेट्रा। उसके अंदर पर एनम मिलियंस ऑफ मिलियन टन्स मीट का प्रोडक्शन है, मिलियन टन्स मीट का प्रोडक्शन है। और ये पंचेंद्रिय जीवों का बकरा, गाय, भैंस, भेड़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, चिकन वगैरह भी मैं नहीं गिन रहा हूँ, उनका प्रोडक्शन आप देखिए कि किस तरह से बढ़ता ही जा रहा। 50 मिलियन टन्स पर एनम जो था उससे टोटल अगर मैं करूं अभी 400 मिलियन टन से ऊपर चला गया है। और अब आप सब थोड़ा सा आई वांट योर काइंड अटेंशन एंड फ्लेवर। ये जो येलो बॉक्स आप जो देख रहे हैं उस पहला जो नंबर है वो अर्थक्वेक्स का है, नेक्स्ट नंबर है वो वॉल्केनोस का है, रेड में जो है वो सुनामी है। एंड इट इज़ इंटीग्रेटेड ओवर एवरी 10 years। आप देखें कि अर्थक्वेक, वॉल्केनोज और सुनामी जैसे जैसे मीट का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ये कौन सी साइंस आ गई? जब इस फिगर को दिखाया
और उनको दिया कि ये रिसर्च पेपर 2 पब्लिश हो चुके हैं और लाखों लोग जैनों के बजाय अजैन पढ़ चुके हैं एंड दे हैव अप्रिशिएटेड। तब उसकी आंखें खुली, उसने कहा कि हाँ, आई फुल्ली एग्री विथ यू कि नॉन वेज जो फूड है, मैंने कहा यही फूड ही नहीं, दिस इज़ द मेन कॉज रूट। ये कॉज रूट है जो पूरे विश्व के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है और दूसरे जितने भी चैलेंजेस हैं उन सब के लिए जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद में अगर हम इस बात को जरा थोड़ा ध्यान से देखें तो पंडित आशाधर ने जो है, उस आशाधर जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी सागर धर्मोमृत उनका जो ग्रंथ है उसके अंदर, कि अगर आप किसी जीव को मारते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो जीव उस समय क्या फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, उसको शारीरिक यातना तो हो रही है, लेकिन मैं आप सबके साथ ये उसके मानसिक यातना हो रही है। और ये बात उसके अंदर कही गई थी। इसके ऊपर ही फिर हमने काम करना शुरू कर दिया कि यार इन्होंने लिखा है, इसका मतलब ज़रूर कोई न कोई बात होगी। और जब चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, वो आपको क्या देगा, वो आपको उसके मानसिक यातना की वजह से वो आपको अभिशाप देगा, श्राप दे देगा। वो इसी तरह का है जैसे मैं अपने गुरु के पास में, जैसे मैं अपने जीतू भाई के पास भी चरण छूऊंगा, भले वो मुंह से ना बोलें, लेकिन सिर पे हाथ रख दें तो वो एक आशीर्वाद होता है। एक हमारे साधु महात्मा के पास में जाते हैं, हम उनके चरण छूते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं। दिस ब्लेसिंग्स एंड कर्स, ये दोनों की जो वेव्स हैं वो शुरू होती हैं, वो इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं। इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद अपन बात करेंगे। और वो वेव्स चल करके वो कि वही आपका कर्म का निर्धारण करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसका कैसे क्या हो रहा है आप देखिए कि पूरा का पूरा जो है, शायद थोड़ी स्लाइड इधर इधर चेंज हो गई है, लेकिन मैं इस यहाँ पर जितने वर्टिकल स्केल के अंदर अलग अलग फूड यानी नॉन वेजिटेरियन ऊपर वाले जो फूड हैं उनके अंदर से कितनी ग्रीन हाउस गैस में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने वहाँ पर यूएनओ में बात कही कि ग्लोबल वार्मिंग शुरू होती है, कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़नी चाहिए। और नॉन वेज खाने में से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है आप देखें कि CO2 को ही हमने पिछले 100 ईयर्स के डेटा का एवरेज उसको नॉर्मलाइजेशन किया और नॉर्मलाइज से देखा कि कितनी CO2 निकलती है एवरी टाइप ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, और जबकि उसके अगेंस्ट में वेजिटेरियन फूड में कितनी निकलती है। और बल्कि जो जैनों का फूड है, आई शुड से वेरी क्लियरली, हम जैनों का जो फूड है उसमें से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। सो जस्ट टू से फॉर नंबर्स, तो 30% एक्चुअली CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में क्यों बढ़ रही है? हम तो सोच रहे थे कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से बढ़ रही है, इतनी सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन ने भी अपनी अपनी जो है कार्बन फुटप्रिंट्स के हिसाब से रोका, लेकिन वास्तव में फूड की वजह से आ रही है 30% नॉन वेज से, इसके बाद 28% वेजिटेरियन से 2, और हमारा वाला तो जो फूड है उससे लेस देन 1% होता है। तो कहने का कि अगर अहिंसा की पालना आप फूड में नहीं करेंगे, जीवों की हत्या में नहीं करेंगे, तो हम कोई तस्वीर बदलने वाले नहीं हैं, कुछ होने वाला नहीं है, भले हम बातें करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बेटा। GDP की बात मैंने आपसे कही थी कि GDP के अंदर जो बड़े बड़े देश है, विकसित देश है, वो चिल्ला रहे हैं कि तो एशिया के देश हैं, जो गरीब देश हैं उनकी वजह से CO2 बढ़ रही है। अब आप देखिए, दिस इज़ द ग्लोबल मैप, जो CO2 जो GDP के अंदर से बाहर निकल रही है वो तो अमेरिका खुद निकाल रहा है, कारों का प्रोडक्शन वहाँ जाता है, जहाँ नॉन वेज तो वहाँ खाया जाता है, वहाँ तो 98% लोग, 99% लोग जो है वो नॉन वेज हैं, तो वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। सो ओवरऑल इफ यू सी द CO2 प्रोडक्शन इज फ्रॉम दोज कंट्रीज विच आर क्राइंग ऑल ओवर द ग्लोब एंड ब्लेमिंग अस। नेक्स्ट स्लाइड। सो मैं आप सबसे ये विशेष करके कहना चाहता हूँ कि हम कितनी तरीक़ों से, ऐसा नहीं कि कोई एक या दो तरह से सीधे सीधे जो है द्रव्य हिंसा ही कर रहे हैं या भाव हिंसा कर रहे हैं, हम तो कई तरीक़ों से हिंसा करने में आदी हो चुके हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बेनिफिट दी है, उस बेनिफिट का उपयोग हम ये कर रहे हैं। आप देखिए कि एक बार क्या हुआ कि जो है मैं आपको बात कहना चाहता हूँ
बहुत इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन जलवायु के अंदर हमारी जो एयर वायु है उसके अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। मैं थोड़ा 5 मिनट ही 10 मिनट और होंगे, इज़ इट ओके? लेकिन मैं एक बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं पढ़ने गया था अमेरिका के अंदर, जब मेरा इसरो के थ्रू सिलेक्शन हुआ था प्री पीएचडी के लिए, और मुझे इंस्ट्रूमेंटेशन डिज़ाइन, क्योंकि मैं अप्लाइड फिजिक्स का इंजीनियर हूँ, उससे काम किया था और मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैं एशिया का पहला व्यक्ति हूँ, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ, मैं एशिया का पहला व्यक्ति स्टूडेंट था जिसका सिलेक्शन वहाँ पर प्री पीएचडी के अंदर दिया था। और वो भी इंडिया वाज कंसिडर्ड एट दैट टाइम ब्लैक कंट्री, हमारा तो ब्लैक कंट्री की लिस्ट में नाम था, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी के इंटरवेंशन से थोड़ा सा हुआ। लेकिन वहाँ पे जब गया, और वहाँ से एरिज़ोना, उस समय सैटेलाइट का युग नहीं था, बलून के नाम सुने होंगे आप, जो मेरे से बहुत सीनियर मेरी उम्र के, उन्होंने नाम सुना होगा, बलून एक्सपेरिमेंट होते थे, सैटेलाइट नहीं चलते थे। तो एरिज़ोना लेके गए थे, और वहाँ पर जिस प्रोफेसर के पास में वर्ल्ड का टॉप नासा का आदमी था, उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उस समय प्रोजेक्ट मिला था, सिर्फ इस बात के लिए कि वायुमंडल में जीव हैं या नहीं हैं। किस बात के लिए? ही वांटेड टू एक्सप्लोर द लाइफ, माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव किसके अंदर है, वायु में है या नहीं है। और उसने मुझे, मैं भी बड़ा खुश हुआ कि चलो बायोसेंसर्स बनाने के लिए, और मेरी प्रगाढ़ इच्छा भी थी एंड आई कुड हैव डन आल्सो। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि सर एक्सपेरिमेंट क्या है? तो उसने मुझे बताया कि ये एयर की जो कॉलम है, मैं 5 से 40 किलोमीटर तक बलून जा सकता है। आई वांट टू एक्सप्लोर कि लाइफ है कि नहीं, माइक्रोब सूक्ष्म जीव है कि नहीं। अब चूँकि मैं जैन था, ये मेरी गलती थी, क्योंकि मैं जैन था, मैंने मुंह से निकल गया। और मैं तो स्कूल के अंदर जब गांव से आया था, छोटे से राजस्थान के गांव से, और पाठशाला में पढ़ के आया था जैनिज्म, कूट कूट करके हम जैनिज्म, उस समय हमारे पंडित जी पढ़ाया करते थे, तो पढ़ाया था कि भाई पूरे ब्रह्मांड के अंदर सब जगह जीव हैं, वायु में भी जीव है। तो मेरे मुंह से निकल गया, सर एक्सपेरिमेंट करने की और मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने की क्या ज़रूरत है, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जीव हैं। और वो तो इतना क्रोधित हो, ओह कहाँ लिखा हुआ, वेयर इज़ द रिसर्च पेपर, ये है। मतलब ही बिकेम एंग्री लाइक एनीथिंग आई कैन नॉट डिस्क्राइब टू ऑल ऑफ यू। उसका शायद बस चलता तो मुझे लात मार के बाहर फेंक देता। और जो न्यू मैक्सिको से मेरा जो टीचर आया था, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, बेचारा वो भी नाराज़ हो गया, थोड़ा सा निराश भी हुआ कि मैंने क्या बात कह दी, और उसने मुझे उस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। आई वॉज थ्रोन आउटसाइड कि नहीं, तुम इस प्रोजेक्ट में काम करने के काबिल नहीं हो। आल्दो ही वॉज अवेयर कि यही लड़का जो है वो इंस्ट्रूमेंट बना सकता है, लेकिन उसने मुझे किक आउट कर दिया। मैं वापस न्यू मैक्सिको गया, वापस थोड़े दिन निराश रहा, लेकिन मेरे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ने मुझे सन अर्थ रिलेशनशिप के लिए जो सेंसर्स होते हैं वो बनाने के लिए काम दिया। एनीवे, लेकिन 4-6 महीने हो गए, वो बलून गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। आप सबको आश्चर्य होगा, जो आदमी इतना क्रोधित हुआ था, जिसने मुझे बाहर फेंक दिया, 6 महीने के बाद में एक कॉल आता है मेरे बॉस के ऊपर, और कहा कि वो लड़का कहाँ है, उस लड़के को लेके आओ। उसके कहने का ढंग थोड़ा ऐसा था कि मैं फिर डर गया। मैंने कहा ये फिर से नाराज हो गया यार, क्यों बुला रहा है पता नहीं कि। लेकिन वो गया, और सबसे पहले उसने ये किया, उसने मुझे अपने गले लगाया। ये मेरी, शायद मेरे जैन धर्म की, मेरे भगवान महावीर के संदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, तो वो ये थी। और जब उसने कहा कि तुमने कहाँ पढ़ा ये, कैन यू शो मी दैट टेक्स्ट, वहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय अमेरिका में, कोई ऐसा जैन धर्म के कोई यूनिवर्सिटी। लेकिन मुझे याद था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा डिपार्टमेंट ऑफ जैनिज्म था, आप तो जानते ही हैं। तो हम सब लोग वहाँ गए, और वहाँ पे उस समय जो उस कोर्स का जो वहाँ पे डायरेक्टर भी था, हेड, वो भी वहीं अमेरिकन था। उसने जाते हुए उसको पूछा, तो उसने क्या कहा, ओ यस दिस बॉय इज़ करेक्ट, बट नॉट ओनली इन द अर्थ, not only in the atmosphere, everywhere in the universe there is a life। ये उसके वर्ड्स थे, केवल हवा में नहीं, धरती पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जीव ही जीव हैं, ऐसा उसने बोल दिया। तो उसने तो एक तरह से मेरे ऊपर सिल लग गई कि ये लड़का जो कह रहा था वो सही था। लेकिन बाद में हम जब और जुड़े, फिर बाद में एक्सपेरिमेंट और किए, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि भगवान ने जो कहा
आखिर कहाँ देखा होगा महावीर भगवान? कैसे उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि मुझे ये कहना ज़रूरी है कि परस्पर उपग्रह जीवाणा? आप देखिए कि यही सूक्ष्म जीव जो हम कहते हैं वो समुंदर की उसके भाप के साथ में, भाप वेपर जो बनती है ना, उस गर्म वाष्प उसके ले करके एवरी माइक्रोब, छोटा छोटा सूक्ष्म जीव जो आंख से नहीं दिखाई देता, वो उस भाप को ले करके ऊपर उठता है और मिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ, इतने हजारों लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में वो जो छोटे सूक्ष्म जीव हैं वो लेकर पानी की बूंद को यानी भाप को लेकर ऊपर जाते हैं। 2 से 3 किलोमीटर जब ठंडी हो जाती है तब तक वो तो मर जाते हैं, लेकिन ऊपर के जो 2 से 3 किलोमीटर में जो माइक्रोब्स हैं वो उसके ऊपर जब वो ठंडी हो जाती है, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, आप देखिए उसी के ऊपर बैठ करके उसके ऊपर बैठ करके नीचे धरती पर पानी को लेके आती हैं और जो बारिश की बूंद गिरती है और जब बहुत ज़ोरों से आती है, हम कितने मज़े से कहते हैं, आह क्या मज़ेदार झमाझम मस्त बारिश हो रही। लेकिन कभी किसी ने सोचा आप में से किसकी कुर्बानी पे हो रही है? किसकी कुर्बानी पे हो रही है? उस माइक्रोब्स के, वो सूक्ष्म जीव, उसी को बाद में साइंस ने, हम लोगों ने कहा क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, यानी वो जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, बॉटम अप एंड अप बॉटम होल प्रोसेस। और भगवान को तो सचमुच में दिखाई दे रहा था ये परस्पर उपग्रह, वो सूक्ष्म जीव हमारी सेवा कर रहा है। हमने क्या किया? नेक्स्ट स्लाइड बेटा। हमने यही सूक्ष्म जीव को हवा में है भाई, एविएशन को पूरा का पूरा इंडस्ट्री बना दिया। हमने तो पूरी वायु को इंडस्ट्री बना दी, उद्योग धंधा बना दिया है, और हमने मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ करके सूक्ष्म जीव को, ना उसी से बल्कि मेरे भी सैटेलाइट गए हैं, 4-4, 5-5 सैटेलाइट का प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहा हुआ हूँ अपने जीवन के अंदर। कितने ही रॉकेट गए हैं, रॉकेट, मिसाइल्स, ये सब के सब क्या कर रहे हैं? ये युद्ध हो रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं? इतने वार्स हो रहे हैं। तो मैं शुरू से कहा कि हिंसा का वातावरण सब जगह है, एवरीवेयर, इतने सारे एयरक्राफ्ट वगैरह, और ऊपर से जो ऊपर हम जो यहाँ से गैस छोड़ रहे हैं वो बेरियम, स्ट्रोंशियम और पोटेशियम जैसे जहरीले जब उसके कण गिरते हैं और जब इधर से बच्चे का जन्म होने का टाइम होता है सीधे उसके ब्लड में चले जाते हैं। ये हम लोग ये कर रहे हैं। हमने केवल ये नहीं कि केवल एविएशन को इंडस्ट्री बनाया। नेक्स्ट स्लाइड। हमने नेक्स्ट स्लाइड बेटा, ओशियन को, समुंदर जो है उसको भी इंडस्ट्री बना दिया। छोटे छोटे जो अंदर सूक्ष्म जीव से लेकर के बड़े बड़े जो जीव हैं उनको भी हमने ख़त्म कर दिया है। आप देखिए, मैं खुद PV नरसिम्हा राव साहब की जब गवर्नमेंट थी तो उस समय मुझे मॉन्ट्रियल भेजा था कनाडा का, तो वहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था, और एग्रीमेंट हुआ था कि हम लोग पेड़ लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का मैनेजमेंट करने के लिए। लेकिन उसके बाद कितने देशों ने किया ये? किसी ने नहीं किया। कोई फॉरेस्ट नहीं बढ़े, बल्कि फॉरेस्ट कटते चले गए और फॉरेस्ट ख़त्म होते चले गए, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस की समस्या नहीं आ गई। और एंड एज ए फंक्शन ऑफ दैट उसकी वजह से जो है क्लाइमेट चेंज होने लगा। जब बाद में जापान के अंदर जो है क्योतो प्रोटोकॉल की बात आई, और क्योतो प्रोटोकॉल के अंदर जो है ये क्या मैडम ख़त्म करने का टाइम है ऐसा बोलने आई आप? 5 मिनट है, जस्ट 5 मिनट। ओके, मैं समझ रहा हूँ। क्योतो प्रोटोकॉल के अंदर जो है ये बात का डिसीजन लिया था कि जो है आप ओशियंस के जितने जीव हैं उनकी सुरक्षा कर लें तो भी काफ़ी है, क्योंकि वेल मछली जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्वेलो कर लेती, और वही कार्बन डाइऑक्साइड को नीचे समुंदर के नीचे तल में जा कर के और वो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। वही सैकड़ों हजारों साल के बाद में उसी से अर्थक्वेक से और वॉल्केनोज से कोयला निकलता है, पेट्रोल निकलता है, हीरे जवाहरात पन्ने निकलते हैं। तो वही कौन दे रहा है? मछलियाँ दे रही। किससे? अरे हमने तो जहर दिया है उसको, लेकिन वो हमारे लिए जो है कई सारे साधन ले करके और वो आती है। लेकिन हमने क्योतो प्रोटोकॉल को भी नहीं माना, बल्कि ओशन को, नेक्स्ट स्लाइड, ओशन को ही हमने इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। हमने साथ में के साथ में प्लास्टिक का
इतना सारा प्रोडक्शन कर दिया है कि आज प्लास्टिक की वजह से ही हजारों नए नए छोटे छोटे बच्चे, गरीब बच्चे जो हैं वो ढेर के अंदर ही दब करके मर जाते हैं। और प्लास्टिक के ही जो छोटे छोटे न्यूडल्स, जो कहना चाहिए ना, माइक्रो पार्टिकल्स जो हैं वो हवा में भी जाते हैं उड़ करके, और वही हवा के अंदर जो माइक्रोब सूक्ष्म जीव हैं उनकी हत्या कर देते हैं। साथ में जब ओशियन में जाते हैं तो मछलियों के अंदर, गले के अंदर फंस जाती हैं। कई मछलियां तो केवल तड़फ तड़फ के इसलिए मर जाती हैं क्योंकि हमने प्लास्टिक उनको दे रहे हैं। गाय भैंसे तो मर रही हैं, लेकिन हमने इनडायरेक्टली कितने ही जीवों की हत्या कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अगर मैं इस तरह से, जो मैंने शुरू में कहा था कि द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा की बात, मैं आप सबके सामने एक नए तथ्य की बात करना चाहता हूँ। ये हमारा नया एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि हम हार्ट की बीट को तो डॉक्टर सुनता है, जो 1 हर्ट्ज़ के आसपास की इंफ्रारेड जो है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़ों से जो श्वसन क्रिया बोलते हैं, उसकी आवाज़ को भी सुनता है, रेस्पिरेटरी को। लेकिन हम रिसेंटली जब ये यूएस में जब था और ट्रॉबे हैरिंग ने एक नई वेव्स की बात कही, उसने कहा कि ये मेंटल टेंशन, मेंटल स्टेट की बात है किसी भी जीव की, और वो 0.1 हर्ट्ज से लेकर के और नीचे तक जाती हैं। तब हमने कई सारी अलग अलग कही, मैंने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए। मैंने कहा कि ये तो कुछ बिना बोले भी ये वेव्स तो चलती हैं, कि यस, बिना बोले, केवल विचार करिए आप। इट इज़ अ बायोकेमिकल ओनली, थॉट्स क्या हैं, इट्स अ बायोकेमिकल प्रोडक्ट, चलता ही रहता है कंटिन्यूस। लेकिन उसमें से जो प्रोडक्ट बाहर आता है वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे आशीर्वाद की और अभिशाप की जो तरंगों की बात कही, ये केवल मेरे मित्र लोग विश्व भर में हैं, क्योंकि डिस्कवरी की तो उन्होंने मेरे ही नाम पे राजेंद्र तरंगे नाम दे दिया। लेकिन ये तरंगे जो है वो यही तरंगे चल करके आत्म प्रदेश से आकाश प्रदेश तक जाती हैं। आकाश प्रदेश से हमारे कर्म वर्गणाओं के साथ कोलिजन करके हमारे कर्म शरीर का निर्माण करती हैं। अगली बार जब कभी बात करेंगे तो साइंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा की बात करेंगे, उस समय इस पे ज़्यादा चर्चा करेंगे। अभी आज ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसी से संबंधित कैसे कहा हमने, नेक्स्ट स्लाइड, एक एक्सपेरिमेंट किया था मधुमक्खियों के ऊपर, और मधुमक्खियों के ऊपर हाई वोल्टेज का जो है एक्सपेरिमेंट किया। आप सबको पता ही है, मधुमक्खी जो है वो सिर्फ अपनी रानी को पहचानती है। जो मेन जो उसके अंदर बैठी होती है, उसकी रानी, वो उसका एड्रेस होता है, और वो बहुत दूर तक नहीं जाती है, वो आसपास के 1-2 किलोमीटर के अंदर ही रहती हैं, और वो होम एड्रेस जो पहचानती हैं उसी को ही वापस अपने छत्ते में जाती हैं। लेकिन हमारे इस एक्सपेरिमेंट से जो है अलग अलग जो है कहना चाहिए कंडीशंस के अंदर अलग अलग रेडियो तरंगे जो है, मैंने इसीलिए आपको दिखाना चाहता हूँ हम लोग किस तरह से, यहाँ तक कि हम जैन लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। अलग अलग कंट्रोल वेव्स जो है भेजी गई, हाई वोल्टेज की वेव्स भेजी गई। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी मधुमक्खी, कोई भी बी बच करके वापस नहीं आई, सब के सब भूल गई। और एक बार बी मधुमक्खी अपना एड्रेस भूल जाती है तो तड़फ तड़फ के मर ही जाती है। ये उसका अपना प्रकृति का एक नियम है। तो ये कहने का कि हम जितने टेलीविज़न देख रहे हैं, दे ऑल आर हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। हम मोबाइल से जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कितने मज़े ले करके, लेकिन कभी सोच रहा है कि मेरी एक तरंग से कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक जीव जो सूक्ष्म जीव या 1 से 3 इंद्रिय का जीव वायु में है या नीचे है वो मर रहा होगा। हमने कभी, हम कहने का कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, नेक्स्ट स्लाइड, हम हिंसा पे हिंसा करते ही चले जा रहे हैं। और इसकी वजह से आप सबको मैं अंत में कहना चाहता हूँ, देखिए कि जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, नोबेल लॉरिएट्स हैं, 9 देशों के 30 वैज्ञानिकों ने नेचर के अंदर और वाइट डॉक्यूमेंट्स पूरे विश्व में और संयुक्त राष्ट्र संगठन को दिया कि अगली बार अगर कुछ दुर्घटना हो या कोरोना जैसा पैंडेमिक आवे या कोई भी और तरीके से मुसीबत आए, समस्या आए, हमको मत कहना जब तक कि आप ये रिपोर्ट नहीं करेंगे कि आपके देश ने इन माइक्रोब्स को, इन सूक्ष्म जीवों को बचाने के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या मेजर्स, क्या साधन बनाए हैं, हाउ व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम्स यू हैव डन फॉर दिस अनसीन मेजॉरिटी जो दिखाई नहीं दे रही है। और वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के आधार पे क्लाइमेट चलता है, उसी के आधार पे जो है सारा जो जीवन चक्र है उस पर चलता है। नेक्स्ट स्लाइड। और यही अहिंसा का
संदेश है, वास्तव में अगर कहा जाए तो भगवान महावीर ने इस संदेश को बहुत सोच समझ के कहा होगा। तत्वार्थ सूत्र के पहला चैप्टर, पहला ही सूत्र क्या कहा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चारित्रम, मोक्ष मार्ग। तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि टाइम हो रहा है, मैं ज़्यादा अब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन फेथ जो है, हमारा जो विश्वास है, ये सम्यक दर्शन है, उसी को ही समझना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हमें ज्ञान आवश्यक है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं आज आपको कह के भी जा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली ही चारित्र को आप जो है अपने जीवन में उसका आचरण करें। कोई ज़्यादा ऐसे विधान कर देने से या ये कर देने से कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है, बल्कि यू प्लीज़ गो एंड रीड द बेसिक इन डेप्थ ऑफ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चारित्र, एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली श्रुत भवन वांट्स टू डू। एक बार श्रुत भवन के लिए नेक्स्ट स्लाइड, सब जोर से तालियां बजाएं। आप सबका बहुत बहुत आभार। एक बार फिर से श्रुत भवन के सभी जो ट्रस्टीज हैं उनका आभार। आदरणीय श्री जीतू भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबको मेरा जय जिनेंद्र। थैंक यू। Thank you, Dr. Rajmalji Jain, for deepening our understanding of अहिंसा through the lens of science. आज आपने जो आंकड़े बताए सच में हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप साइंस जैसे फील्ड में भगवान महावीर स्वामी की वाणी को वहाँ रिप्रेजेंट करते। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम डॉक्टर जी जैन का धन्यवाद करते हैं। और समय की मर्यादा को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ आवर टूडेज प्रोग्राम. Entrepreneurship is often associated with the competition, speed and profit. But what happens when we introduce Jain values, ethics, restraint, responsibility and compassion into business and leadership? It is a privilege to introduce our next speaker, Mr. Narendra Goidani, a respected life coach and motivational speaker. Mr. Goidani is known for guiding individuals and entrepreneurs towards purposeful living rooted in strong values. Through his practical insights and engaging approach, he has inspired many to align personal growth with ethical principles. He firmly believes that Jain philosophy is not just to be understood, Yes, he firmly believes that the Jain philosophy is not just to be understood but to be lived, especially in today's fast-paced and competitive world. This evening, he will speak on highly relevant and inspiring topic, embedding Jainism into entrepreneurship. Please join me in one way welcoming Mr. Narendra Goidani. Thank you, friends. It was a very enlightening session to listen to all the details and data about Jainism. It was interesting to listen to Jitendra Bhai saying there are two suns on the dais, but looking at her hairstyle, I think you will say there are two moons on the dais. आप लोगों में से कर्म में कितने लोग विश्वास रखते हैं? अच्छा, सब? अरे वाह। आप लोगों ने एक क्लैप कर्मा के बारे में सुना है? क्लैप कर्मा नहीं सुना? मतलब, अरे मैं समझा तो दूं। कभी ना कभी आपको मंच पे आने का मौका मिलेगा, और जब आप मंच पे आओगे आपको कितनी तालियां मिलेंगी वो डिपेंड करता है कि आपने दूसरों के लिए कितनी तालियां बजाई थी। इसको ना क्लैप कर्मा बोलते हैं। और मैं जब आपसे दिल की बात करूंगा, बीच बीच में याद आए तो बिना वजह भी बजा सकते हो। हाँ, कर्म अगर इकट्ठा करना है तो क्या प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब वर्धमान जी से बात हुई कुछ दिनों पहले कि वी हैव टू टेक अ सेशन ऑन इंटीग्रेटिंग व्हाट Jains believe, Jainism believes into day-to-day living, what is your thinking about it? See, I have deep gratitude for the entire Jain Samaj. Some of you may not know, for 15 years we have been benefiting out of the hall on top, where every Sunday 7 a.m. to 9 a.m. we used to gather over here. I am actually from Rajasthan, from Jaisalmer, but I grew up in Calcutta and then in Chennai.
And then for the last 26 years, I have been in Pune. So, blood family का कोई भी यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ एक फैमिली का आभास होता है क्योंकि काफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी मित्र हैं और उसमें से काफ़ी जैन लोग हैं. So by birth I may not be a Jain, but by heart I am definitely a Jain. And I do get enough occasions to have good discussions on Jainism and life. I am a business coach and I help some organizations to scale very fast. Right now I am on the board and the mentor of about 14 companies. In these companies, what is it that we are doing which can be aligned to the philosophy of Jainism is what I would like to present in front of you. I heard the word ahimsa a lot of times, and one of the most commonly understood and heard philosophies of Jainism is ahimsa. Ahimsa paro dharma. So what does ahimsa mean in business? If I behave well with my people, with my team, then I'm a well-wisher. And if I am angry at them, I put them down, I insult them, it is ahimsa. It is हिंसा. तो अगर मैं अपनी टीम के साथ आदर और इज्जत से बात करता हूं, so I am following the principle of Jainism. Now when you hire people, sometimes the hiring is not right. So in our organizations, in every company that I am associated with, we have a very simple philosophy. If I have hired those people and I find they are not good enough, it is a hiring mistake and not those people's mistake. है ना? Very simple. उसके बाद अगर हमको महसूस होता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, I should be able to reward them कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ करो. और उसका solution नहीं है कि तुम कल से काम में मत आओ. So first we put them in what is called as PIP, Personal Improvement Plan. And then we give them 3 months salary where they don't have to come to office. You can go and hunt for a job wherever you want, but please take 3 months salary and go. So this for us is non-violence. The second, in every company where I am associated, our payments are never delayed. If I have given a promise to somebody that 5 तारीख को आपको पेमेंट मिलेगा, जैसे अपन सामान खरीदते हैं ना, तो बोलते हैं ना पेमेंट इन 30 days. अगर मैं 30 दिन का पैसा 30 दिन में नहीं देता हूं, तो सामने वाले का जो पूरा रूटीन है, उसका जो पूरा सर्कुलेशन है, वो रुक जाता है. ये भी तो हिंसा ही हुई. I am creating violence in somebody's head, negative emotions. So if I have to follow the rules of ahimsa, I should ensure मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो. So every person on the day we have committed will get the payment. एक दिन भी किसी का लेट नहीं होगा. Which means if I promised you 7 तारीख को पेमेंट आएगा, आप किसी को भी 8 तारीख का कमिटमेंट दे दो. 7 तारीख को मैं जिंदा हूं या ना हूं, आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा. In organizations which does work in scale of, let's say, 1,000 crores, we have been able to successfully implement this idea. From a branding marketing point of view, फिर आप नेगोशिएशन कर सकते हो, सस्ते से सस्ता माल खरीद सकते हो. जब सप्लाई की कमी है तभी भी वो लोग आपको प्रेफर करते हैं. अब वो अपने दिमाग का काम है, अपनी बुद्धि का काम है कि उसको हम कैसे अपने बेनिफिट में बदल सकते हैं. लेकिन उसमें वायलेंस नहीं आएगा. नॉर डायरेक्टली नॉर इनडायरेक्टली, नो एक्सक्यूजेस. कमिटमेंट इज कमिटमेंट. जैसे अगर मैंने आपको कमिट किया कि मैं यहाँ पे 6:45 बजे आ जाऊंगा क्योंकि प्रोग्राम 7 बजे शुरू होने वाला है. वर्धमान जी कुड चेक इज वॉच एंड से अच्छा अभी 7:44 हुआ है, नरेन आ गए. अगर मैं उनको 1 मिनट भी वेट कराऊं, उनको अगर स्ट्रेस हुआ कि आएंगे नहीं आएंगे, कहाँ अटक गए हैं,
वो वायलेंस है। तो किसी को वेट नहीं कराना। अगर किसी को कुछ कसम दिया है तो फिर वो हिसाब से काम होना चाहिए। मतलब एक जबान का वैल्यू होता है, फिर नहीं तो फिर वो एक तरह से वायलेंस ही हो गया ना। सो व्हेन वी लिव बाय आवर कमिटमेंट्स, व्हेन वी लिव बाय आवर वर्ड्स, वी आर बीइंग नॉन वायलेंट। सो दिस इज हाउ वी इंप्लीमेंट नॉन वायलेंस इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी आर अ पार्ट ऑफ। Second, I also saw one word very beautifully there called truth. Now, what does truth in business terms mean? One of the biggest weaknesses of business is over-promise. आप कोई भी एडवर्टीजमेंट देख लीजिए, जैसे समझ लो सैंट्रो गाड़ी का एडवर्टीजमेंट है और वहाँ शाहरुख खान आते हैं और बोलते हैं खुशियां घर ले आओ, और ये 6.5 लाख में परमानेंट खुशी, तो बहुत अच्छी चीज है। होता नहीं है। फॉग का एडवर्टीजमेंट देखा होगा आप लोगों ने, बस फॉग लगा लो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गलत बात हो गई। Some builders might advertise by saying the best decision you can make. हो सकता है उससे बेटर प्रोडक्ट कहीं है। तो ये जो मार्केटिंग और सेल्स के लिए हम जो प्रॉमिस करते हैं उसमें झूठ है क्या? अगर है तो गलत है। So what we do in every organization we are associated with is nobody will make a false promise. Or how to ensure we still win in the competitive world. How many of you are businessmen over here? How many from the world of business? Aja, almost all of you. And it's good to see some hands going up that side also. Very wonderful. We have a very simple philosophy. We should be cheaper, better, faster. ये हमारी स्ट्रैटेजी है। That's all. The entire strategy is 3 words. Cheaper, better, faster. Now, cheaper does not mean हमारा प्राइस सबसे कम है। Cheaper means आपका जो टोटल कॉस्ट आएगा वो कम आएगा। जैसे अगर मैं ये स्पीकर्स लेता हूँ, समझ लीजिए JBL की, 5 साल का लाइफ है, खराब हो गया, समझ लो ये सिस्टम 1 लाख का है। मैं यहीं बोस का सिस्टम लगाता हूं, 2 लाख का है लेकिन 15 साल का लाइफ है। विच इज चीपर? बोस इज चीपर। सो वी डोंट से चीपर मीन्स सबसे कम दाम, वी से चीपर मीन्स सबसे कम कॉस्ट। इफ यू टेक द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, देन आवर प्रोडक्ट इज डेफिनेटली द चीपेस्ट। बेटर compared to others, how will our product serve your needs better than others? And faster. If others can give something to you in 10 days, we will give it to you in 8 days time. Any business which follows the philosophy of cheaper, better, faster, तुमको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं होगी। तुम्हारी कैपेसिटी है तुमको कितना काम करना है, तुम्हारी कैपेसिटी है तुम अपने आप को पोजीशन कर पाते हो कि नहीं। झूठ बोल के धंधा लाने की जरूरत नहीं। एकदम सिंपल फिलोसॉफी है और किसी को भी समझ में आएगा। चीपर, बेटर, फास्टर। थ्रू दिस वी अटेम्प्ट टू इंप्लीमेंट द फिलोसॉफी ऑफ ट्रूथ। देन लेट्स कम टू द ग्रोथ फिलोसॉफी। अपरिग्रह, it means detachment. Let me explain to you how this works for growth. There is a company where I have been mentoring them for 5 years. This year we made a beautiful announcement.
And the announcement was, it's a construction company, does about 1,000 crores of business in Pune every year. We said any employee who has been working with us for more than 5 years can choose among the 7 projects that we have, any flat that you like, you will get it at 50% cost. 50% cost. तो अगर 80 लाख का आपको अच्छा लग रहा है, आप कंपनी को 40 लाख दो और लेके जाओ. अब कंपनी में डिबेट ये हुई कि वो आदमी लेके चला गया तो you are rewarding them for the past, the contribution they have made. 5 साल पहले हम 400 करोड़ की कंपनी थे, आज हम 1000 करोड़ की कंपनी है. 5 साल पहले हमारे पास 100 करोड़ था, आज हमारे पास 500 करोड़ रुपए. और इन 5 सालों में जो आदमी 40,000 में आया, उसकी आमदनी कितनी बढ़ी है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बढ़ी है. जब जून जुलाई में बच्चों का पढ़ाई का टाइम आता है, उसको बच्चों को देख के परेशानी होती है कि खुशी होती है, उनको चिंता होती है. और चिंतित इंसान आपके दफ्तर में अच्छे से काम कैसे करेगा. So in another company we brought in a rule, anybody who's working in our company for more than 1 year, 12 महीने अगर उसके कंप्लीट हो गए, अगर आपके बच्चे सेकेंड स्टैंडर्ड तक है तो 30,000 रुपीज पर ईयर फॉर 2 चिल्ड्रन. अगर आपके बच्चे सेकेंड से 7th तक है, 8th तक है, तो 50,000 रुपीज पर ईयर फॉर योर चिल्ड्रन. अप टू 10th 70,000 रुपीज. 11th and 12th 1 lakh rupees, and if your children are going to college 2 lakh rupees per year, irrespective of whether you are a peon or you are a director in the company. अगर वो पियोन है, उसकी सैलरी 16,000 है, वहां काम वाली बाई है जो जगह साफ करती है, उसकी सैलरी 11,000 है, लेकिन वो अपने बच्चों को उस स्कूल में भेज सकती है जिस स्कूल में मेरे और आपके बच्चे जाते हैं. देखो, गरीबी अभिशाप होती है और बड़ी तंगी में परिवार चलता है. तो जब परिवार तंगी में चलता है तो काम वाली बाई का सपना यही है कि मैं भी काम वाली बाई बनूंगी. और उसी परिवार में अगर कोई बच्चा पढ़ लिख लेता है, ज्ञान अर्जित कर लेता है, तो इंसान उसके परिवार को गरीबी में नहीं रहने देता. एक पढ़ा लिखा इंसान उस परिवार को बाहर लेके आ जाता है. तो अगर ये फिलोसॉफी है कि आई एम नॉट अटैच्ड बट आई कैन गिव, दैट डज नॉट मीन गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, गिव अप ऑन अपॉर्चुनिटीज, गिव अप ऑन योर पोटेंशियल. It means give up attachment to what you have, believing everything that I have should only belong to me. ये हमारी कंपनियों की ग्रोथ फिलोसॉफी है, डिटैचमेंट. कि be detached to the fruits you get, but dream about what can you do with the money that you earn to make this world a better place to live in. Detachment. Detachment helps us to control our ego. Attachment nourishes our ego. अब वो पैसा मुझे नहीं रखना, और अगर मैं सपने देखता हूं कि मेरे ऑफिस में जो 100 लोग हैं, 250 बच्चे हैं, ये सब बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएंगे, और इन सब बच्चों की वजह से माँ बाप गरीब हैं, लेकिन बच्चे और उनके बच्चे गरीब नहीं रहेंगे. Now I am attached, but attached to prosperity, not just mine, but everybody who is a part of my family called my organization. We are already late, so I will not take much of your time. So with this, I complete what I had to say, that the principles of Jainism does not mean get detached from the world or give up on opportunities. It just means you are born in this world for a purpose. And maybe your purpose is you can gather abundance. And that abundance in turn can positively impact the life of hundreds, thousands, if not lakhs. And I believe the Jain Samaj is very smart, very intelligent, and we know how to make money. So please don't reduce your ambition at all, because there are hundreds and thousands of people out there
who will give you all those positive vibrations that sir was speaking about, knowing fully well कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, ये हमको अपना मानती है, ये हमारा ध्यान रखती है. जो आपके सप्लायर होंगे वो भी अपने प्रगति के बारे में सपने देखेंगे. मतलब जिनसे हमारा काम हो रहा है, जिनसे व्यवहार हो रहा है, वो सब लोग अगर आपके लिए दुआ मांगते हैं तो कैसा रहेगा? It is possible when you implement the philosophy of Jainism in your business. Thank you so much. All the best. Thank you, Mr. Narendra Gaudani, for such a thoughtful and inspiring talk. Now, I would like to invite Dr. Vardhamanji Jain, respected trustees of Shruddip Research Foundation, to share his concluding remarks. आदरणीय हमारे आज के दोनों वक्ता, यहाँ पर विराजमान बाकी सारे श्रोतागण, श्रावकगण, समय 8:30 के आगे चल चुका है और नरेंद्र जी ने बताया कि 6:45 का मतलब 6:45 होता है और 8:30 का मतलब 8:30 होता है. और ऐसा बोलने के बाद, ऐसा वक्तव्य होने के बाद और समय डालना ये ठीक नहीं है. पर चूंकि मेरे पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है शुद्धदीप रिसर्च फाउंडेशन के इस श्रुत टॉक्स के कॉन्सेप्ट की, उसके लिए मैं 2 से 3 मिनट आपकी लूँगा और मेरे वाणी को विराम दूंगा. आपको लगता है क्या 10 मिनट रुक करके हम वर्धमान जी को सुन सकते हैं? सुन सकते हैं ना? प्लीज़. मैं किसी और जगह पे ऐसे बात करने गया था, तब मैंने ऑर्गेनाइजर से पूछ लिया कि मैंने साहब कितनी देर बोलना है, तो उन्होंने कहा था कि साहब आपको जितनी देर बोलना है बोलिए, हमारे लोग 8:45 बजे निकल जाएंगे. और मैं ऐसा नज़ारा देखना नहीं चाहता. उसके लिए मैं वाणी को उतना ही विराम दूंगा और किसी दिन मैं ये मौका लूँगा जब मैं अपने आप को आपके साथ साझा करूँगा. फिलहाल मैं बात ये करने आया था कि शुद्धदीप रिसर्च फाउंडेशन जो काम करता है वो साधारण कम्युनिटी के तक पहुंचने जैसा नहीं है. हम आगमों की बात करते हैं, उसमें लिखी देशना की बात करते हैं, वो भाषा कोई और है, वो देवनागरी में आ भी जाए, संस्कृत में आ भी जाए तो हम तक वो समझने की ताकत, क्षमता हमारी शायद नहीं होगी. ऐसे में जो काम हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है, पर वो शायद साधु भगवंतों के लिए हो रहा है, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए हो रहा है, पर साधारण श्रोता, साधारण श्रावक के लिए इसमें क्या. और शुद्ध भवन पिछले 15 वर्षों से जो काम कर रहा है, वो पूना में भी ऐसा समाज है, एक तबका है जो जानता नहीं है. तो हमने कहा, ऐसी सोच हुई कि क्यों ना शुद्ध भवन के माध्यम से, शुद्धदीप रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से, शुद्ध टॉक्स के माध्यम से हम इस समाज को शुद्धदीप रिसर्च फाउंडेशन के कार्य से जोड़े. और जोड़ने का तरीका इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता था कि साइंस और फिलॉसफी का फ्यूजन करे और उसको कंटेम्प्रेरी लिविंग के लिए आपके सामने प्रस्तुत करे. आज का पहला वक्ता था जिसने साइंस और फिलॉसफी का फ्यूजन बताया, और दूसरा वक्ता था जिसने इसी फिलॉसफी को साधारण कंटेम्प्रेरी लिविंग में, बिजनेस की दुनिया में कैसे जोड़ सकते हैं, उसके बारे में चंद ही क्षणों में, चंद ही मिनटों में आप तक बात पहुंचाई. और ये बात पहुंचाने का तात्पर्य इतना ही था कि जैन समाज का युवा वर्ग जो समझता है, जहां एक साधारण ज्ञान के प्रति उदासीनता होती है, और नरेंद्र जी विल वाउच फॉर इट, दैट देयर इज अ काइंड ऑफ डिसइल्यूशनमेंट एंड डिस्पोंडेंसी अबाउट नॉलेज. And when it comes to philosophical knowledge, they are far away. For us to establish a connect between that youth with the Jain philosophy, which is as contemporary, as relevant as it could have been 2,500 years ago, something of this kind is necessary. नहीं तो कहा जाता है कि मुझे आप कोई 5-स्टार होटल में कोई गुरु के पास बिठाओ, लाइफ कोच हो या अदरवाइज, तो वहाँ टिकट देकर हम खरीदने हमारा युवा वर्ग जाता है.
पर वही युवा वर्ग को कहीं ऐसे बुला दो तो you see the attendance. Our endeavor is to bring that connect between what is relevant from out of the Jain philosophy right to their table. और आज मैं समझता हूँ not only the first speaker but the second speaker together brought in that right fusion of both the subjects, and I think made it worthwhile for all of us. At Shrudeep Research Foundation, we are committed to bring about this fusion from time to time, every quarter of the year, and we will not stop. They say that when do I stop? When I'm tired? No, when my job is done. That is the time I will stop. We will take this fusion to its zenith with each quarter Shrudeep Research Foundation bringing such speakers to all of us, and I am sure as much as we are committed, the crowd that is here in the number that it is today will multiply and our tribe will grow. And if it grows, I believe we have a better world to see. With that fond hope and confidence, I pause here to conclude this session. I thank each one of you. Do you want to thank somebody? I thank each one of you. Aditi is waiting in the wings saying that do I need to propose a separate vote of thanks? I think all what you have done from 8:30 to now on is I have immense gratitude in my heart because you have spent 15 minutes more to listen to what could have happened earlier between 3:30. But I assure you that next time on, Narendra ji, when we say we begin at 7, we will begin at 7 and we'll try and conclude at 8:30 as has been promised. With these words, I thank you all for being part of this edition of Shruti Talks. We hope to be back with you with another edition of Shruti Talks with as interesting subjects as could have been today. And I'm looking forward to seeing more of you. You spread the word and we are there together. Thank you so much. Thank you. On behalf of Shrudeep Research Foundation, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed speakers, Dr. Rajamalji Chain and Mr. Narendra Goirani. On behalf of Shrudeep Research Foundation, I would also like to express our heartfelt gratitude to the organizing team, each one of you for being such a thoughtful and attentive audience. We value your feedback greatly. Kindly share your thoughts through the feedback link that will be shared with you soon. Or feel free to reach out to us via email address for any suggestions or reflections. We look forward for reconnecting with you in the next 3 months with the next edition of Shruti Talk as we return with new themes, deeper insights and meaningful conversations. Thank you once again for your presence and participation. Jai Jinendra. Ni sa re sa, ga